अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत के कलअदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि अब कलअदम तहरीक लब्बैक से दहशतगर्द जमात के तौर पर निपटा जाएगा। और आज की सबसे बड़ी पेशरफ्त यह है कि अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने पंजाब में 60 दिन के लिए रेंजर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया है। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान किया कि तहरीक लब्बैक मिलिटेंट हो गई है। पंजाब में 60 दिन तक रेंजर्स तैनात होगी और पंजाब हुकूमत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 5 के इस्तेमाल का इख्तियार दिया जाता है। मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। हालात की संजीदगी को देखते हुए मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूँ और ये मैं नोटिफिकेशन जारी कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो वापस चले जाएँ मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में। अभी भी कोशिश करेंगे। सारी रात मेरा फ़ोन खुला है कि ये वापस चले जाएँ। मैं अपने वादे पे कायम हूँ। 60 दिन तक पंजाब हुकूमत सूबे में जहां चाहे वहां रेंजर्स तैनात कर सकती है और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 5 के तहत पुलिस या फौज का कोई रुकन जो किसी भी जगह तैनात हुआ हो वो वार्निंग देने के बाद दहशतगर्दी के वाकयात को रोकने के लिए जरूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो आज हुकूमत की तरफ से किया गया है। साथ ही वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मजीद कहना था कि फ्रांस का सफीर मुल्क में है ही नहीं और इनका एजेंडा कुछ और है। शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक के हामियों को पैगाम दिया कि मुझे डर है कि इस कलअदम जमात को आलमी दहशतगर्द जमात करार ना दे दिया जाए। हम फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं और उसका एम्बेसडर यहाँ है ही नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूँ सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं। मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इससे साबित हुआ कि उनका एजेंडा कुछ और है। मुझे डर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसे अभी हमने कालअदम करार दिया है, ये जो लोग देख रहे हैं उनके वो समझने की कोशिश करें कि ये ना हो कि उन पर इंटरनेशनल पाबंदी लग जाए और वो दहशतगर्दों की आलमी तंजीम में आ जाएं और फिर इनके लोग जो हैं उनके केसेस हमारे बस में नहीं होंगे। अब हालात देखें, वो जाहिर है अब जो हालात ऐसे ही हैं तो उस तरफ भी जाना पड़ेगा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस कलअदम तंजीम ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए और पहली बार नहीं किए। कलअदम तहरीक लब्बैक के एहलकारों ने सीधी गोलियां चलाकर 4 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। कलअदम तहरीक की जनब से पुरतशद्दुद मुजाहरे, तोड़ फोड़, सरकारी और निजी इब्लाग को नुकसान पहुँचाने समेत पुलिस एहलकारों पर हमले आज पहली बार नहीं हुए। उन्होंने हमेशा रियासती रिट को चैलेंज करते हुए शरपसंदाना रवैये को फरोग दिया। 2017 में भी तौहीन रिसालत कानून के नाम पर भी उन्होंने फैजाबाद में धरना दिया। क्या रियासत इस बात की इजाज़त दे सकती है कि कोई एक गिरोह पूरे मुल्क को यरगमाल बना दे और वो जिसे मुजरिम करार दे इसे सजा हो, जिसे बेगुनाह कहे इसे रिहा कर दिया जाए। उनकी मर्जी के मुताबिक रियासत अपने कवानीन बनाए और दाखिला और खारजी फैसले भी इसी ग्रुप के मनपसंद हों। इस कलअदम तंजीम ने 2 दिन पहले भी मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया। आज इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई जिसके नतीजे में 263 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और 4 शहीद हुए। क्या रियासत किसी गिरोह को इजाजत दे सकती है कि वो अमन व अमान को सबूताज करे? ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, आज ये पूरा मामला काबीना में ज़ेर बहस रहा। वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ मामलात पर ब्रीफिंग दी गई और काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक जारहाना पोजीशन लेते हुए वाज़ेह किया कि तहरीक लब्बैक एक मिलिटेंट ग्रुप है, रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमने अलकायदा जैसी दहशतगर्द जमात को शिकस्त दी है। कलअदम तहरीक लब्बैक की कोई हैसियत नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कलअदम जमात है और एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है, को मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। ये लोगों को जिनको गलत फहमी है, पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को
यहाँ पे धूल चटाई है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है, किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में। अभी भी कुछ देर पहले 27 क्लाशनकोफ बरदार जो हैं वो सादोकी में जो है वो इस तहरीक में शामिल रहे। वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन यही है कि ये जो अब कालदम तहरीक लब्बैक है इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और इस तहरीक को हम इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का खात्मा हुआ है, आप देखेंगे कि इनका भी अब आगे मामला जो है उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। एक तरफ वफाकी वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात ये दो टोक मौक़िफ़ दे रहे हैं और दूसरी तरफ सेनेटर फैसल वाउडा कह रहे हैं कि उस वक्त के वजीर दाखिला एजाज शाह और वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने तहरीक लब्बैक से जो नवंबर 2020 में मुआहदा किया था, जिस मुआहदे में लिखा गया कि हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अंदर पार्लियामेंट से कानून साजी के जरिए मुल्क बदर करेगी, वजीर आज़म को उसके बारे में बताया ही नहीं गया था। यानी जो मामला पार्लियामेंट में लाया भी गया, मुआहदा भी हो गया, आज बताया जा रहा है कि वजीर आज़म को उसके बारे में पता ही नहीं था। एक तो वो एग्रीमेंट रॉन्ग एग्रीमेंट साइन हुआ, गलत, बिल्कुल गलत एग्रीमेंट साइन किया। मैं आपको बताता हूँ। मैं उसके बाद वही एग्रीमेंट के तहत वही प्रेशर, वही शोर शराबा, वही प्यार मोहब्बत की बातों के बाद 12-12, 14-14 घंटे के सेशंस के बाद मुझे भी कहा गया कि वो एग्रीमेंट साइन कर दो। मैंने कहा नहीं करता ये साइन। ठीक है, इसलिए नहीं करता ये एग्रीमेंट साइन कि आप आज एग्रीमेंट साइन करके किसी को 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए टाल सकते हैं, फिर वो डेट आ जाएगी, फिर आप वहीं खड़े होंगे। अथॉरिटी से शेख रशीद ने वो दस्तखत, शेख रशीद साहब ने नहीं किया तो उससे पहले के इंटरव्यू में। मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, समझाते हैं। पीएम वाज नॉट इन्फॉर्म्ड, पीएम का कंसेंट इसमें नहीं था। ऑफ कोर्स नहीं पता था। जो उन्होंने वहां फैसले किए वो बाद में रिपोर्ट किए जाके साइन करने के बाद। दूसरा फिर क्यों एग्रीमेंट किया? मैं तो पहले की बात कर रहा हूं, जब तक मैं था। वज़ीर आज़म की काबीना के 2 वज़रा ने दस्तखत कर दिए, बाद में हुकूमत खुद पार्लियामेंट में ये मामला लेकर भी आई, करारदाद भी लेकर आई और आज बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म को इस बारे में पता ही नहीं था। फवाद चौधरी ने भी आज मजीद कहा कि हम तहरीक लब्बैक को सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। साथ ही तहरीक लब्बैक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने और रजिस्टर करने पर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर सवालात उठाए, लेकिन ये भी तस्लीम किया कि उन्होंने अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से कोई रेफरेंस नहीं भेजा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे और बाकी इदारों को भी मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक उनको दी गई है, उसके ऊपर अदालतों का जो मामला है, तमाम जो हमारे इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें। हमने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उसको कालअदम करार दे दिया। जो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे कालअदम करार देना है वो हमारा इख्तियार नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। हमने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना था। रेफरेंस अटॉर्नी जनरल साहब के ऑफिस में जो है वो उसकी तैयारी जो है वो हो रही है और उसमें जो तमाम एविडेंस है इनकी और अभी वाली भी, ये भी सारी एविडेंस मिलकर ये सुप्रीम कोर्ट को वो रेफरेंस फाइल कर देंगे। बट टू बी फेयर विद, मैं समझता हूँ कि रेफरेंस और नो रेफरेंस इदारों को अपना रोल खुद अदा करना चाहिए। यानी हुकूमत अपने मामलात की सुस्ती का मलबा भी दूसरे इदारों पर डाल रही है, क्योंकि हुकूमत ने 6 माह पहले यानी अप्रैल को तहरीक लब्बैक को कालअदम करार दिया था और वाज़ेह किया था कि इस जमात को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाएगा। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। एक काम हमने कर दिया है, प्रोक्रिप्शन का आज नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा, फिर कल हम इस TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। फैसले अदालतों पे होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। मगर इसके बाद हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया, ना रेफरेंस भेजा, ना इस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने आई, जबकि आज जाकर फवाद चौधरी ने दावा किया कि रेफरेंस की तैयारी चल रही है, यानी 6 माह बाद भी रेफरेंस नहीं भेजा गया और हुकूमत इदारों पर सवाल उठा रही है। फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया कि तहरीक लब्बैक को सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे, दहशतगर्दों की तरह निपटा जाएगा। जबकि 3 दिन पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह रहे थे कि कालअदम तहरीक लब्बैक पंजाब की तीसरी बड़ी पार्टी है, हमने उस पर पाबंदी आयद नहीं की, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, रियासत का काम डंडा चलाना नहीं है। ये तय पाया है कि हम मंगल तक, बुध तक हम इनके केसेस जो हैं वो वापस भी लेंगे, शेड्यूल 4 को भी देखेंगे, क्योंकि हमने उनको बैन नहीं किया हुआ। इलेक्शन वो लड़ रहे हैं हर जगह, अपने निशान पे लड़ रहे हैं, तो ना हमने इधर किया हुआ है ना उधर किया हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। सो हमें बेहतरी की फ़ज़ा की तरफ जाना चाहिए। उनका पंजाब में तीसरा बड़ा वोट बैंक है, कालअदम हमने किया हुआ है इसलिए लिखा जाता है। लोग ये समझें कि रियासत झुक गई है,
रियासत ने डंडा नहीं चलाया। रियासत का काम डंडा चलाना नहीं है, इतने कैमरों के आगे डंडा चल सकता है जी। साफ नजर आ रहा है इस पूरे मामले पर हुकूमत की जानिब से कंफ्यूजन रही है। शेख रशीद साहब ने अप्रैल में खुद पाबंदी लगाने का ऐलान किया था, फिर वो कह रहे हैं कि इस जमात पर पाबंदी नहीं है। 14 अप्रैल को जब पाबंदी लगाई गई तो वज़ीर दाखिला का क्या कहना था, आपको सुनवाते। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। थानों पे हमले हुए हैं, पुलिस को अगवा किया गया है और नहते पुलिस वालों को चौकों में पकड़ के मोटरसाइकिलों से उतार के मारा गया है। आपने एम्बुलेंसेस रोकी हैं। मैंने जो पंजाब से पास होकर करारदाद आई उसको अप्रूव करके कैबिनेट में तहरीके तालिबान पर पाबंदी लगाने की समरी भेज दी। तहरीके लब्बैक एक ही मुंह से निकल गया। अहम बात यह है कि ना सिर्फ पाबंदी लगाई थी बल्कि वजारत दाखिला ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें जमात पर बाकायदा दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए थे और ये 15 अप्रैल को हुआ था। यानी अगर आज हुकूमत कह रही है कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है तो ये पहली दफ़ा नहीं है। 15 अप्रैल को जारी होने वाले हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं कि तहरीक लब्बैक दहशतगर्दी में मशगूल रही है और ऐसे अंदाज में काम करती रही है जो मुल्क के अमन और सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह हैं। तहरीक लब्बैक लोगों को खौफजदा करके मुल्क में इंतशार पैदा करने में मुलविस रही, इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाया, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को जख्मी किया, उन्हें जान से मारा, सिविलियंस और हुकूमती अहदेदारों पर हमला आवर हुई, बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा की, धमकियां दी, गालियां दी, नफरत की तशहीर की, तोड़ फोड़ करके हुकूमती और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें लूटा गया, आग लगाई गई, अस्पतालों में जरूरी सप्लाईज को ब्लॉक किया गया, लोगों को डराया धमकाया गया, हुकूमत को खौफ दिलाने की कोशिश की गई और मुआशरे में एक खौफ का आलम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत पैदा की गई। इसलिए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B के तहत वफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक को एक कलदम जमात की हैसियत से फर्स्ट शेड्यूल में डालती है और इस नोटिफिकेशन को भी अब 6 माह हो गए हैं और 6 माह बाद हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किए और फिर हालिया मुजाहिरों के बाद हुकूमत अपने ही नोटिफिकेशन के मुताबिक एक कलदम जमात से मुज़ाकरात करती रही। लेकिन हुकूमत का दावा है कि आज हतमी फैसला कर लिया गया है कि हुकूमत इस जमात को तहलील करने के लिए रेफरेंस भी दायर करेगी और इस जमात के साथ वही रवैया अख्तियार किया जाएगा जो किसी दहशतगर्द जमात के साथ किया जाता है। मगर कल तक शेख रशीद का दावा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर के अलावा तहरीक लब्बैक के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। यानी हुकूमत कल तक बज़ाहिर करदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की रिहाई तक के लिए भी तैयार थी। इस मीटिंग में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब, DGI जनरल फैज साहब सारे मौजूद थे। हमने जो TLP के साथ बात की थी उसमें सारी बातों पर रजामंदी है सवाए एक फ्रांस एम्बेसी के मसले पर। मैं आपको पहले कह चुका हूँ पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत एक पेज पर है और उस पेज पर यह फैसला हुआ है कि फ़्रांस की एम्बेसी का मसला जो है उसके अलावा तमाम मसले ठीक हैं। सो इस मसले पर हमारी मजबूरी है कि हम किसी एम्बेसी को बंद करने या उसके एम्बेसडर को निकालने की पोजीशन में नहीं। मैं कहता हूं कि हमारी देखें साद हुसैन, मैं तो उससे बड़े पैमाने पे बात कर रहा हूं। एक मसला जो उनका टॉप डिमांड है उससे वो पीछे हट जाएं, बाकी सारे मसले हमने एक्सेप्ट किए हैं। इसलिए इस पूरे मामले पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत ने जो अब फैसला किया है वो गौर व फिक्र और हिकमत अमली के तहत किया गया है या फिर आने वाले दिनों में फिर बयानात बदल लिए जाएंगे, फिर ओनरशिप नहीं ली जाएगी, फिर कहा जाएगा कि वज़ीर आज़म को तो इस बारे में बताया ही नहीं गया था। इस हवाले से हम हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करेंगे, क्या ये हुकूमत और रियासत का हतमी फ़ैसला है। उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज, इस मामले को शुरू से कवर कर रहे हैं। अहमद फराज बहुत शुक्रिया। अहमद फराज, अहम ऐलानात किए गए हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी 22 तारीख से ये लाहौर से जाने के लिए रवाना हुए थे और मैं 5 रोज़ से इनके साथ ही हूँ और आज सुबह 10 बजे ये जब मुरीद के से रवाना हुए तो सादुकी के मुकाम पर पुलिस और रेंजर्स के दस्ते यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर खंदकें भी खोदी गई थी, इनको रोकने के लिए कंटेनर्स भी खड़े थे। 1100 के करीब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकार यहाँ पे मौजूद थे, जबकि लाहौर से लाहौर पुलिस और दीगर जो ज़िलों की पुलिस थी उन्होंने भी इनका पीछा किया और वो इनको सादुकी तक इन्होंने पीछा किया। तो फिर इनके साथ पुलिस के साथ झड़पें हुई जिसमें कई जो जवान थे वो ज़ख्मी हुए हैं और IG पंजाब का ये कहना है कि इस वाक़े में अब तक 4 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ अब जो नेक्स्ट इनकी प्लानिंग है ये इस वक्त जो है सादुकी के मुकाम पर जब ये इन्होंने क्रॉस किया तो ये इस वक्त कामुकी में शहर में ये मौजूद हैं और कामुकी से ये सुबह
रवाना होंगे। अभी इनकी मजलिस शूरा जो है उसका पता चला कि उनका इजलास हो रहा है। जिस तरह वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया है कि रेंजर्स को ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो 2 माह तक पंजाब में मौजूद रहेंगे। सो इस ऐलान के बाद हमें ये पता चला है कि कलअदम तंजीम ने उनके जो मजलिस शूरा हैं उनके ऐलान के बाद इनकी जो है मज़ीद प्लानिंग जो है वो मनसूबाबंदी की जा रही है कि इस प्लान को उन्होंने किस तरह लेकर चलना है और किस तरह वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसके साथ साथ जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ इसके साथ आगे मोड़ एमनाबाद है, एक गुजरांवाला शहर आता है। यहाँ पर 3 मुकामात ऐसे हैं जिनमें वज़ीराबाद भी है और ख़ास तौर पर दरैज चनाब का जो पुल है वहाँ पर पुलिस ने अपनी पिकेट्स रखी हुई हैं, वहाँ पर भी खंदकें खोदी गई हैं। लेकिन जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह कहा है कि जेहलम के मुकाम पर इनको रोका जाएगा, तो जेहलम के मुकाम पर भी कुछ कंटेनर्स खड़े हैं, वहाँ पर भी खंदकें खोदी गई हैं। और इसी तरह पुलिस को, रेंजर्स को अलर्ट किया गया है अब कि इनको किसी न किसी तरह जेहलम के मुकाम पर रोकना है और इनको इस्लामाबाद नहीं जाने देना। बहुत शुक्रिया। हम थोड़ा तफसीलात बता रहे थे हुकूमत के फैसले के हतमी हैं या नहीं। साथ ही DGISI की तैनाती का जो मामला हुआ उसमें जो 3 वज़रा अहम किरदार अदा कर रहे थे, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मामला पर उनसे बात करेंगे। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, ज़ाहिर है आज काबीना ने फाइनली फैसला किया है, जिससे अनाउंस भी कर दिया गया है कि ये एक अस्करी तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है और इसे दहशतगर्दों की तरह ही निपटा जाएगा। जो भारत से इनको ऑनलाइन सपोर्ट मिलती है उस हवाले से भी फवाद चौधरी साहब ने बात की। सब मगर हमें एक कन्फ्यूजन नज़र आई है रियासती सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी। पिछले अगर 4-5 सालों में देखें तहरीक लब्बैक के हवाले से, जिसके नतीजे में तहरीक लब्बैक हर साल मजबूत ही होती गई है। कभी उन्हें अपीस करने की कोशिश की जाती है, वो लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा लेके चले जाते हैं, जिसमें ये मुआहदा कर लिया जाता है कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के लिए पार्लियामेंट की कानून साजी के जरिए फैसला किया जाएगा। फिर उन पर को कलअदम करार दिया जाता है, मगर फिर कल शेख रशीद साहब ने कहा कि उनके तमाम मुतालबात मान लिए सिवाय सफीर की जो मुल्क बदरी है उस हवाले से और कलअदम ख़त्म करने के हवाले से भी मान लिया। फिर आज फैसला हुआ है कि वो दहशतगर्द हैं। ये कोई हतमी फैसला है आप समझते हैं रियासती और हुकूमती सतह पर, ताकि कम से कम हर साल नाम सब कुछ हो रहा हो? शाहजेब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमारी हर कौम का एक मिजाज होता है। पाकिस्तान के अंदर भी एक मिजाज ऐसा है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके कोशिश ये होती है कि मुज़ाकरात से मामलात को हल किया जाए और इस सिलसिले के अंदर जो बुनियादी नुकात होते हैं, मसलन खुदा न खास्ता अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो हर मुसलमान के जज्बात हैं। तो रियासत ने वाकई में ये कोशिश की कि जितना भी समझा कर बातचीत करके इसको मामले को सुलझाया जा सके वो सुलझाया जाए। और उसके अंदर जब फैसले किए गए, पिछली 1-2 दफ़ा भी जब फैसले हुए तो उस वक़्त भी एक से ज़्यादा राय कमरे के अंदर मौजूद थी और एक राय यही थी कि ये एक अपनी उनकी सियासी मकासद हैं, ये दीन के लिए नहीं हो रहा। लेकिन पूरी हद्दुल वसा कोशिश की गई कि अगर वाकई में ये एक दीनी खिदमत के जज्बे से ये कर रहे हैं तो इनको समझाया जाए, उनको समझा कर, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। तो लेकिन नतीजा ये निकला और ख़ास तौर पे जब तशद्दुद किया गया रियासती इदारों के ऊपर, पुलिसमैन जो हैं उनको शहीद किया गया और तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया। और जितनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो भी ये कहती हैं कि बाहर से लिंक्स भी हैं और यहाँ पर भी जो इरादा है वो इरादा कोई पुरअमन नहीं है। तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि रियासत ये नहीं इजाज़त दे सकती कि कोई भी मुसल्लह गिरोह जो है वो अपनी मनमानी करे और वो बड़ी भारी कीमत अदा की। आपको पता है पाकिस्तान ने पहले इस किस्म की गिरोहों को मुनज़्ज़म होने की, ताकतवर होने की इजाज़त देकर, तो आज तो वज़ीर-ए-आज़म का और काबीना का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था कि इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वैसे क्योंकि माजी में भी ये हुआ है कि कभी इन्हें आशिकाने रसूल के तौर पर ट्रीट किया जाता है, कभी भारतीय एजेंट करार दे दिया जाता है, कभी सियासी जमात, फिर कलअदम जमात, फिर सियासी जमात और अब दहशतगर्द जमात। और ये फैसला काबीना की हद तक है या फिर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसका एक मुश्तरका फ़ैसला है कि आइंदा इनको अब ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, एक दफ़ा फैसला हो गया? जी, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और उसकी मैंने स्पिरिट भी बता दी कि क्यों वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई। लेकिन इस वक्त जो है, क्या ये तमाम रियासती इदारों का मुतफ़िक़ा राय है और मुतफ़िक़ा फ़ैसला है? जी बिल्कुल ऐसा ही है।
और असद साहब, मैं वैसे भी जानना चाहूँगा कि अब एक कल्चर शुरू हो गया है, 97% मुसलमान हैं इस मुल्क में और सबका बुनियादी ईमान है हर मुसलमान का, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त है उस हवाले से, उनकी नबुवत है उस हवाले से, मगर एक जत्था अपने सियासी फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करे और उसके बाद ऐसा नज़र आता है जैसे मुख्तलिफ सियासी जमातें अपीज़मेंट में लग जाती हैं, फिर पार्लियामेंट में करारदादें आना शुरू हो जाती हैं और वो करारदादों का मकसद अपीज़मेंट ज़्यादा नज़र आता है बजाय इसके कि अपने अकायद को बताना हो। तो ये कल्चर भी बदलने की ज़रूरत है, उसमें तमाम सियासी जमातों को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा कि सियासत इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती है। जी, ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि एक ऐसा मामला जो हर मुसलमान के लिए इतनी तवज्जो रखता हो, इतनी फ़ौक़ियत रखता हो, उसके दीन का हिस्सा हो, उसको सियासी मामलात के लिए इस्तेमाल करना जो है वो तो ज़ाहिर है कि दीन के साथ भी ये वफ़ा नहीं है। और चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी करे या कोई और करे, इसके ऊपर कंसेंसस बिल्कुल होना चाहिए। और मेरे ख़्याल में इसके अंदर माशरे के अंदर राय हमवा करना मेरे ख़्याल में शाज़ेब ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सियासी पार्टियां जो है ना, सियासी जो ग्रुप्स हैं वो भी आवाम की राय देखकर अपनी पोजीशंस जो है वो फॉर्म करते हैं। होना तो चाहिए बिल्कुल उसूल की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए, लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं और तमाम सियासी पार्टियां तमाम वक्त जो हैं वो सिर्फ उसूल की बुनियाद के ऊपर फैसले नहीं करते। और उसके अंदर ज़ाहिर है सियासी जिम्मेदारियों की बड़ी एक जिम्मेदारी है, वो कौम की लीडरशिप के लिए दावेदार हैं, वो असम्बली के अंदर कानून साजी बनाने का इख्तियार रखते हैं हुकूमती इदारों पे, तो उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। साथ साथ मेरे ख्याल में हमारा मीडिया जो है, हमारे आलिम दीन जो हैं, हम सबको मिलके बहैसियत माशरा इस बात के ऊपर ज़रूर एक मुल्क के अंदर एक जहन साजी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल के ऊपर ईमान, उनसे मोहब्बत, उनसे अकीदत, वो हमारे ईमान का जुज़्व है, होना चाहिए, रहना चाहिए और उसका दिफा भी होना चाहिए। लेकिन अपने मुल्क के अंदर तखरीबकारी करना, सियासी मामलात के लिए इस्तेमाल करना और सबसे बदतरीन कि उन मामलात को लेकर और पीछे आपके बैरूनी मदद भी हासिल हो, तो उसके ख़िलाफ़ तो पूरी एक राय होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर। और मुझे असम साहब, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, ज़ाहिर कल DGISI का नोटिफिकेशन आ गया, आप इस सारे के सारे अमल में थे, आप शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, जब ख़बरें आ रही थी, क़यास राइयाँ हो रही थी कि जी मामला ठीक नहीं है, सेम पेज मुतासिर हो गया है। अब नोटिफिकेशन आया, मगर उन्हीं DGISI का आया जिसका 19 दिन पहले प्रेस रिलीज आई थी। ये क्या मामलात हुए बीच में कि 19 दिन लेट हुआ और फिर 24 दिन बाद तैनाती होगी, क्या ऐसी वजूहात थी? अच्छा, जो टाइम ज़्यादा है कि क्यों वो फौरी तौर के ऊपर नहीं किया गया, उसकी तो बड़ी वाज़ेह वजह है और वो है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो सारी दुनिया जानती है, उसको दुनिया की नज़रें लगी हुई है कि इंतहाई नाजुक मरहले से गुज़र रहा है अफ़गानिस्तान। और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी कि एक कंटिन्यूटी हो और अगर चेंज भी होने जा रही है तो उसके अंदर एक टाइम पीरियड हो जिसके अंदर वो ट्रांजिशन की जा सके। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इनफरादी ये काविश नहीं होती और इदारा जो है बहैसियत मजबूरी इन मामलात से डील करता है, लेकिन उसके बावजूद इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगर एक शख्स जो बहुत अरसे से डील कर रहा था, तमाम एक्टर्स के साथ बराह रास्त कॉन्टैक्ट में था, तो उसकी अपनी अहमियत भी होती है। तो वो ट्रांजिशन का जो टाइम है वो क्यों 24 दिन आगे, उसकी तो बड़ी बुनियादी वजह ये है। दूसरा, वज़ीर आज़म ने जो एक पोजीशन ली या उन्होंने जो फैसला किया था वो प्रोसेस के ऊपर था। उनको वो उस दिन पहले दिन भी यही कह रहे थे कि मुझे कोई ऐसी खबर नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जो ये कहे कि जनरल नदीम मंजूर जो हैं वो बेहतरीन कैंडिडेट नहीं है इसके लिए, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि एक बाकायदा अमल से गुजरा जाए। उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ के साथ बैठे, मुशावरत की और उसके बाद जो रिकमेंडेशन आई हुई थी वो रिकमेंडेशन उनको ठीक लगी, तो उनका कोई अना का या ज़िद का तो मसला था नहीं। अच्छा, क्योंकि कल के प्रेस रिलीज में आया कि उन्होंने इंटरव्यूज़ भी किए, तो क्या पहले जो प्रेस रिलीज आ गया SPR का वो वज़ीर आज़म को बताए बगैर आ गया, वज़ीर आज़म से मिलवाए बगैर आ गया, क्या हो गया था कि जिसकी वजह से उन्होंने बाकियों के भी इंटरव्यूज़ किए और उसके बाद नदीम मंजूर साहब को फाइनल किया?
देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक प्रोसेस की बात थी, एक ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन के अंदर इसी तरीके से अपॉइंटमेंट्स होती हैं और वज़ीर आज़म की जो राय थी वो ये थी कि अगर इस प्रोसेस को हमने फॉलो किया तो उससे बेहतर फैसले होंगे। और वजह उसकी शायद यही है कि जो क़यास आराई हो रही थी उससे बिल्कुल बरक्स सूरत हाल है, क्योंकि एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप है। सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो पूरे तौर पर इस बात को रिकग्नाइज़ करती है, इस बात के ऊपर एतमाद रखती है कि फ़ौज से जो भी उनके अपने आईनी रोल के अंदर जो भी मदद मांगी गई है भरपूर तरीके से वो मदद हमें मिली है। उस इदारे पर भी एतमाद है, उस इदारे की लीडरशिप पर भी एतमाद है। इसीलिए शायद वज़ीर आज़म ने ये समझा कि अगर उसमें 2-4 दिन लग जाएं और कोई थोड़ी इख्तिलाफ राय भी नज़र आए तो उसमें कोई इतना हर्ज नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो रिलेशनशिप है फ़ौज की तरफ से भी भरपूर तरीके से जो सिविलियन अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट भी किया गया, उसको फॉलो भी किया गया है। तो इसलिए शायद इतना बड़ा ख़तरा नहीं था जितना लोग समझ रहे थे। हाँ, पाकिस्तान की जो तारीख गुजरी है उसको देखते हुए बात समझ में आती है क्यों लोगों के दरमियान दिमाग में इतने ज़्यादा सवालात थे और लोगों को ख़तरा महसूस हो रहा था। लेकिन क्योंकि मैं बराह रास्त जैसे आपने कहा उस प्रोसेस के अमल के अंदर हम एक हद तक हिस्सेदार भी रहे, तो इसलिए मैं तो पहले दिन से सब लोगों को ये बोल रहा था कि कोई बुनियादी मसला नहीं है और कोई वजह नहीं है कि अच्छा फ़ैसला ना हो, और जो सबको नज़र आए कि एक अच्छा फ़ैसला हुआ है। आपके इत्तेहादी भी कन्विंस्ड हैं इस बात पे कि दरार पड़ गई है। कामिल अली आगा साहब काफ लीग से, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM से, उन्होंने भी कहा कि जी फिर जब ऐसी चीज़ें हो जाएं तो फिर उसके असरात होते हैं। तो सेम पेज बरकरार है या फिर वो बात नहीं रही है अब? देखिए सेम पेज किस चीज़ के ऊपर है, ज़रा सा उसके ऊपर नज़र डालें ना। सेम पेज ये कहता है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक सिविलियन हुकूमत है जो फ़ौज को अपना मुखालिफ या अपना अल्टरनेट नहीं देखती, वो फ़ौज को देखती है एक पाकिस्तान की रियासत का सबसे मुनज़्ज़म इदारा, एक ऐसा इदारा जो बहुत ही मुख्तलिफ जहतों के अंदर हुकूमत की मदद कर सकता है। मैं ज़ाती तौर पे कोविड की बात कर सकता हूँ कि जिस तरीके से फ़ौज उस NCOC का हिस्सा है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो शामिल थे, तो अगर वो ना हो तो हम ये इतनी जितनी हमने कामयाबी हासिल की वो ना कर सकते। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें जहाँ बराह रास्त फ़ौज का डायरेक्ट कोई मिलिट्री रोल ना भी हो, लोकस कंट्रोल के अंदर जो है वो फ़ौज की ज़रूरत पड़ी, तो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, और वज़ीर आज़म इसको दिल से भी समझते हैं, वो ओपनली इसके ऊपर बात भी करते हैं। और इसी तरीके से जो फ़ौज की लीडरशिप है उसको नज़र आता है कि हुकूमत जो है वो फ़ैसला उनकी मर्जी के मुताबिक हो या ना हो, लेकिन जो भी फैसला हो रहा है वो मुल्क की बेहतरी देखकर हो रहा है, उसके अंदर कोई ज़ात की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप है, और इसीलिए क्योंकि ये एक निस्बतन नया रिश्ता है और ये पाकिस्तान की एक हद तक आप अगर देखें ना शाहज़ेब, ये एवोल्यूशन का भी हिस्सा है। देखें आज से सिर्फ 8 साल पहले तक आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई सिविलियन टू सिविलियन पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही नहीं हुआ। 2013 में ये पहली दफ़ा मुमकिन हुआ, 2018 में वो रिपीट हुआ। दोनों दफ़ा जो पार्टीज इलेक्शन हारी उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उन्होंने लीगैलिटी उसकी एक्सेप्ट की, तस्लीम की और पार्लियामान का के हिस्सा बने। तो आहिस्ता आहिस्ता मेचोरिटी आती है डेमोक्रेसी में, और इसी तरीके से सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स के अंदर भी जो है वो एक मेचोरिटी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा इसका मिसाल है कि ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ एक कोई इशू के ऊपर एक से ज़्यादा राय हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बिल्कुल सिस्टम ही डिसरप्ट हो जाए, रप्चर हो जाए, या वो वन पेज जिसको कहते हैं, वो वन पेज बड़ा सादा सा है, जो आईनी जिम्मेदारी जिसकी है वो पूरी करेगा। फौज सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म इदारा है, तो उनकी जो सिर्फ अस्करी जिम्मेदारी है उससे ज़्यादा भी सिविलियन हुकूमत उनसे मदद जो है वो हासिल करने की कोशिश करेगी। फौज सिविलियन अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेगी और प्रोफेशनलिज्म आर्मी को सिविलियन अथॉरिटी एक्सेप्ट करेगी। ये है वन पेज, और इस वन पेज के अंदर मेरे ख्याल में कोई चेंज नहीं है। वैसे तो फिर आपकी हुकूमत को जो ज़ाहिर है अब आखिर के 2 साल हैं और बड़े मुश्किल फैसले भी हैं, IMF का प्रोग्राम भी है, उस तरफ भी मैं आ रहा हूँ, मगर सियासी इस्तेहकाम आपको के लिए बड़ा लाजमी है। बलूचिस्तान में अचानक बाप पार्टी में टूट फूट हुई, हुकूमत चली गई, नई हुकूमत बनने जा रही है, अपोजिशन सड़कों पर है। पंजाब और मरकज़ में क्योंकि आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, इत्तेहादियों ने पिछले दिनों अचानक शिकायत करना शुरू कर दी थी कि कारकर्दगी से भी हम मुतमईन नहीं है हुकूमत की, ये बातें भी उन्होंने करना शुरू कर दी थी। तो चीज़ें ठीक ही रहेंगी? आपकी हुकूमत को खतरात हो सकते हैं? अब नो कॉन्फिडेंस पंजाब में आ सकता है बलूचिस्तान के बाद, और हुकूमत डिस्टेबलाइज हो सकती है।
देखिए, एक हद तक तो ये ख़तरात हमेशा से मौजूद हैं, उनका अक्सर जिक्र भी होता रहता है। अगर आपको याद हो कि जिस वक्त शफी शेख का सेनेट का इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा गर्म खबर थी कि बस अगले हफ्ते जो है वो पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है और उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर के ख़िलाफ़ आने वाला है। ऑपोजिशन की जहाँ तक आपने बात की, ये तीसरी दफ़ा है कि ऑपोजिशन सड़कों के ऊपर आ रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वो एक हद तक तो ये पाकिस्तान के जमहूरी अमल का हिस्सा है कि और आइन के दायरे के अंदर अगर आप रहते हुए ये करना चाहें तो कोई इसमें आपकी ममानियत भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमारा मानना यह है कि जिस तरीके से पहले 3 साल जो गुजरे हैं, हुकूमत ने इन तमाम चैलेंजेस को फेस भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी रही है। इसी तरीके से अगले जो 1.25 साल के करीब रह गए हैं, उसके अंदर भी हुकूमत जो है वो इस्तेकाम के साथ काम करती रहेगी और जो भी जिम्मेदारी है, जो हमारे ख्याल में तरजीहात हैं जिनके ऊपर हुकूमत को काम करना चाहिए, वो काम भरपूर तरीके से जारी रहेगा। ज़ाहिर इस वक्त एक मसला है मईशत के साथ। एक तो IMF की सख्त कंडीशंस हैं। आज कहा शौकत तरीन साहब ने कि प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। 4.2 अरब डॉलर का एक पैकेज भी सऊदी अरब की तरफ से दिया गया। जब आप वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त भी एक पैकेज दिया गया था तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर का दोस्त ममालिक की तरफ से। फिर दरमियान में ये हुआ कि सऊदी अरब की नाराज़गी की खबरें आई। हालांकि IMF के साथ ये कमिटमेंट थी कि दोस्त ममालिक पैसे नहीं निकालेंगे, मगर सऊदी अरब ने अचानक निकाल लिए। ये एक सस्टेनेबल आप समझते हैं हेल्प है कि 4.2 अरब डॉलर आ गए और हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, या IMF की सख्त कंडीशंस हैं, IMF का सख्त प्रोग्राम है, इलेक्शन ईयर में आप अगले साल चले जाएंगे, एक टफ टाइम ही मईशत के लिए आ रहा है? देखिए, मईशत हमारी जो है, अगर शाहजेब मैं वापस जाऊँ ना उसके ऊपर, जो 2018 की कंडीशन थी और हमारे IMF के साथ उस वक्त मुज़ाकरात शुरू हुए, तो अगर आपको याद हो तो हमारा कुछ अरसा लगा था, उनके साथ बातचीत होती रही। तो जब उन्होंने पहली दफ़ा अपनी डिमांड्स हमारे सामने रखी कि उनके ख्याल में क्या फ़ैसले करना ज़रूरी था, तो उस वक्त के जो मिशन चीफ़ होते थे हेरल्ड फिंगर, उनको मैंने कहा कि यार ये जो आप हमसे कह रहे हैं, ये तो आपने आज तक कभी नहीं हमें कहा। तो हेरल्ड फिंगर का जवाब मुझे अभी तक याद है और बात तो वो ठीक कर रहा था। उसने कहा, यार मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के इतने हालात कब ख़राब हुए थे। ये आपके एक्सटर्नल स्टेटिस्टिक्स हैं। इतनी मुश्किल हालात में पाकिस्तान आज तक कभी आया ही नहीं है। तो अब आपको फैसले जो करने पड़ेंगे वो तो बहुत सख्त और बड़े फैसले करने पड़ेंगे। ये उसूली तौर पे इस बात पे हमारी उनसे इत्तेफाक राय थी, लेकिन कितने बड़े फैसले करने की ज़रूरत है या क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर एक इख्तलाफ राय था और वो अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में ज़्यादातर उसी बुनियाद के ऊपर एग्रीमेंट हुआ जिस बुनियाद के ऊपर हमारे ख्याल में जो फैसले करने थे। सो मुश्किल तो आपकी मईशत मुश्किलात में तो है और इसलिए आपको मुश्किल फ़ैसले करने हैं। आप पहले भी मुश्किल फ़ैसले कर चुके हैं। उसके बाद हुआ ये कि बीच में आ गया कोविड। जब कोविड आया तो आपको पता है कि सारी दुनिया के अंदर तो बड़े जो ममालिक थे, अमीर ममालिक थे, उन्होंने तो फिस्कल स्टिमुलस डालने शुरू किए। कोई 1 खरब डॉलर डाल रहा था, कोई 2 खरब डॉलर डाल रहा था। पाकिस्तान के पास वो स्पेस तो मौजूद नहीं थी। तो हम जितना हम कर सकते थे, हुकूमत ने फ़ैसले किए, सेंट्रल बैंक ने भी फ़ैसले किए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी फ़ैसले किए, वफाकी हुकूमत ने फ़ैसले किए और जितनी लोगों की और कारोबार की मदद हो सकती थी हमने की। अब हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कोविड से बाहर आ रहे हैं और वापस अब हमने प्रोग्राम रिज्यूम करना है। तो वो कुछ फ़ैसले जो बहुत मुश्किल हालात की वजह से मौखर कर दिए गए थे, उनमें से कुछ फ़ैसले जो हैं वो ज़रूर अब करने पड़ेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि दोबारा मैं अपनी उसी बात का पहले 6-8 माह की बात कर रहा हूँ। हम IMF प्रोग्राम में तो 8 महीने के बाद गए, लेकिन हमने फैसले पहले दिन से करने शुरू कर दिए थे कि ये अगर कोई शख्स आपको कहता है कि पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए और मुस्तकिल बुनियाद पर संभालने के लिए मुश्किल फैसले किए बगैर आप जा सकते हैं, तो फिर या तो उसको मईशत नहीं पता है या वो सच नहीं बोलता। असद साहब, अब ज़ाहिर आप लोगों ने जो GDP ग्रोथ का टारगेट दिया 5% दिया है इस बजट में, 8 से 9 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट है 4.8%। तो क्योंकि शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हम 5% चले जाएंगे, आपको लगता है कि इस क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट लग रहा है कि कहीं 12 से 14 अरब डॉलर ना हो जाए अगर हम इस ग्रोथ की तरफ रहें? दुनिया में इन्फ्लेशन है, रुपया गिरने की वजह से फिर खतरात पैदा हो गए हैं कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 12% पे ना चली जाए। बजट 153 पे बनाया था, 172 पर आ गया, आज जरा कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। तो ये टारगेट्स अचीव हो पाएंगे इन्फ्लेशन के, GDP के, करंट अकाउंट के सब?
जी देखिए, उसके अंदर ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जिसका सबसे जो फौरी खतरा आया है वो तो खतरा आया है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का, और साथ साथ रुपया जो डिवैल्यू है वो दोनों की जो बुनियाद बनी है वो एक ही चीज़ बनी है। जो ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन हुआ, एक आलमी मंडी के अंदर कमोडिटीज़ की कीमत जो है उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, तेल की कीमतें 2 गुना बढ़ गई। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट होती है वो एनर्जी की प्रोडक्ट्स होती हैं, वो तेल है, LNG है और दूसरी प्रोडक्ट्स हैं। तो उसकी वजह से एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट के अंदर तजारत का खसारा इतना ज़्यादा बढ़ा तो हमारा रुपया भी प्रेशर में आ गया। और उस दोनों की जो सबसे बड़ा सिंगल, एक से ज़्यादा फैक्टर है लेकिन सबसे बड़ा एक सिंगल फैक्टर जो है वो ये ग्लोबल कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन है। उसकी वजह से बिल्कुल आपके जो इस साल के बजट के एस्टिमेट्स हैं उस पर असर आया है। आपके करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इस वक्त लाइकली यही है कि जो बजटरी एस्टिमेट था उससे ज़रा ज़्यादा होगा। उसको कर्टेल करने के लिए आपको जो फैसले करने पड़ेंगे, उन फैसलों की वजह से ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। 4.8% NEC ने अप्रूव की थी ग्रोथ का टारगेट। फाइनेंस मिनिस्टर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था हम कोशिश करेंगे 5 तक पहुंचने की, लेकिन 4.8% ग्रोथ का टारगेट था। तो उसमें कुछ ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से फैसले करने पड़ेंगे, उस पर ग्रोथ के ऊपर ज़रूर असर आएगा। लेकिन अच्छी खबर क्या हो रही है? अच्छी खबर ये हो रही है कि पाकिस्तान के जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, ज़राअत और सनत, वो दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने ज़रा सा लैग से आता है, बड़ी सनतों का जो डेटा होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, वो आपने देखा कि बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। ख़ासतौर पे अगस्त के महीने के अंदर तो 12% से ज़्यादा उसमें ग्रोथ थी। ज़राअत की बड़ी अच्छी खबर है, पिछले साल से बहुत बेहतर कपास की फसल हमारी हो रही है। गन्ने का जो इस दफ़ा एस्टिमेट आया है वो तारीख की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। पिछले साल जो थी वो सेकेंड हाईएस्ट एवर थी, इस साल जो है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन नज़र आ रही है। इसी तरीके से चावल का जो इनिशियल तखमीना है वो एक रिकॉर्ड फसल का आया है, और बहुत कॉन्फिडेंट है हमारी जो ज़राअत की मिनिस्ट्री है कि जो गंदम के ऊपर प्लांटेशन होने जा रही है, इंशाअल्लाह ताला गंदम की पिछले साल भी रिकॉर्ड फसल हुई थी, इस साल उससे भी बड़ा रिकॉर्ड कायम होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो करंट अकाउंट के प्रेशर की वजह से आपको फिस्कल थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा, वो शायद कॉम्पनसेट हो जाए बहुत बड़ी हद तक इन वजूहात की वजह से। बहुत शुक्रिया सद उमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मुख्तलिफ पहलुओं पर उनकी बात आपने सुनी। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हो या फिर तहरीक लब्बैक के हवाले से आज काबीना के फैसले हों, और मईशत के हवाले से भी आपने उनकी राय सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान पर बात करेंगे। मुसलसल गिरावट के बाद आज रुपए की कदर में बेहतरी आई है। स्टॉक मार्केट में तेजी नजर आई है। आज इंटरबैंक में रुपए की कदर में ₹2.5 की बेहतरी आई और डॉलर 175 रुपए 27 पैसे से 172 रुपए 78 पैसे पर आ गया। जबकि स्टॉक मार्केट में भी 600 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी देखी गई, और उसकी वजह मईशत के फ्रंट पर 2 अहम खबरें हैं। एक सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $4.2 अरब के पैकेज का ऐलान है, जिसमें $3 अरब का कर्ज है, जिस पर पाकिस्तान 3.2% का सूद अदा करेगा, और दूसरा $1.2 अरब की ऑयल फैसिलिटी है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने इसकी तफसीलात भी बताई। इसके अलावा IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल मुसलसल मुआशी गैर यकीनी का बाइस बनती रहती है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने इस हवाले से भी बता दिया है कि एक आध चीज़ ही रह गई है और IMF के साथ मामला तय पाने के करीब पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद मार्केट में इस्तेहकाम आ जाएगा। हमारे साथ भाई मईशत खुर्रमशद साहब मौजूद। खुर्रमशद साहब, 2 खबरें हैं, आप समझते हैं कि इससे अब वो इस्तेहकाम जो चाहिए मईशत को वो आ जाएगा? सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटी हमें पहले भी मिली थी, पैसे भी पहले मिले थे, IMF के प्रोग्राम में भी हम पहले गए थे, अब दोबारा बहाल होगा, ये पैसे दोबारा आ गए तो इस्तेहकाम आ जाएगा, या माजी वाली सूरत हाल ही हो जाएगी? देखिए शाहजेब, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि ये शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट है, अच्छी डेवलपमेंट है। $3 बिलियन जो है वो डिपॉजिट करवाना सऊदी अरब की तरफ से, और साथ में ऑयल फैसिलिटी देना $1.2 बिलियन की पूरे साल की। ऑल्दो हमारा जो बिल है, ऑयल बिल, वो तकरीबन कोई $18 अरब टच करेगा इस साल का, जो इस वक्त पेस चल रही है। क्योंकि अभी का अगर आप इंपोर्ट बिल देखें ऑयल का, वो हमारा तकरीबन कोई 4-4.5 बिलियन पे पहुंचा है पहले क्वार्टर का, और उसमें ऑयल में 97% जो है वो इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले में। ये मैं वैल्यू वाइज बात कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर था, उसमें ऑयल गिर गया था। और वॉल्यूम में भी 10% का जो इंक्रीज है, यानी कि हम इस्तेमाल भी ऑयल ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट में वैल्यू में भी इजाफा है, तो डिमांड और प्राइस दोनों इंक्रीज हुई हैं। इसलिए हमारा जो बिल है ऑयल का, वो तकरीबन $18 बिलियन इस साल का आ सकता है। एनर्जी का बिल जो लास्ट ईयर $10 बिलियन था, लेकिन 2019 में $14 बिलियन था, तो ये दोनों साल से काफ़ी ज़्यादा होगा। इस हिसाब से अगर आप देखें कि ऑयल फैसिलिटी कितना कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट कर सकती है। ऑल्दो ये अच्छी डेवलपमेंट है बट सिर्फ 7% तक कंट्रीब्यूट करेगी, बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट नहीं है। यानी कि अगर आप महीने का $100 मिलियन होगा तो $1.5 अरब आपको जो है ऑलरेडी उस पर जा रहा है, तो ये बहुत छोटा जो है उसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन $3 बिलियन ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है रिजर्व्स में, जिससे हमारी जो इंपोर्ट कवरेज है वो 3 महीने से बढ़ के 3-3.25 महीने हो जाएगी, जो कि अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम यह है शाहजेब कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिसबैलेंस है वो बहुत बड़ा है। हम $1 एक्सपोर्ट करते हैं तो तकरीबन $2.5 इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंशियल है ना, इसको हमने सेटल करना है, एक्सपोर्ट को इंप्रूव करना है समहाउ, ताकि हमारी जो यहाँ से ट्रेड डेफिसिट है ये कम हो और डॉलर का एक्चुअल आउटफ्लो यहाँ से जो है रुक सके, ताकि हमारी रुपये को मजीद स्टेबिलिटी का जो है वो सामना करना पड़े। और साहब, अगर हुकूमत अब से 4 माह पहले 153 रुपये पर बजट बनाया था, अब 172 पर आ गया डॉलर, तो आपको लगता है कि कोई भी टारगेट मीट हो पाएगा? इन्फ्लेशन के बारे में कहा जा रहा है डबल डिजिट में जाएगी, इन्फ्लेशन का टारगेट हो, करंट अकाउंट का टारगेट हो, और अगर इनको हुकूमत कर्टेल करने जाती है तो फिर ग्रोथ का जो तकरीबन 5% तक का टारगेट खुद शौकत अली साहब ने कहा, ये सब अचीव हो पाएंगे? फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी देखिए शायद बहुत टफ चैलेंज है ये, क्योंकि अगर आपने 151 से 153 पे जो है वो टारगेट रखा था डॉलर का, उस पर अपना बजट बनाया, तो डेफिनेटली वो नहीं पूरा होगा, क्योंकि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो गैप है। इस वक्त भी हम जो 172 रुपये पर डॉलर पे खड़े हैं, और मेरे ख्याल में 160 के पास बजट हुआ है, और 160 और 170 का भी काफ़ी डिफरेंशियल है। एक और चीज़ मसला ये है कि हमारे यहाँ जो डॉलर डेप्रिसिएशन होती, डॉलर की अप्रिसिएशन होती है अगेंस्ट रुपी, और रुपी जिस तरह से गिरता है उसमें अगर ₹1 अगर डॉलर जो है वो अप्रिशिएट होता है, यानी कि ₹1 अगर जो है वो गिरावट होती है हमारी करेंसी में डॉलर के अगेंस्ट, तो उसका तकरीबन 80 अरब रुपए का फ़र्क पड़ता है फॉरेन जो है लोन्स हैं हमारे उस पर। एक और प्रॉब्लम यह है शाहजेब कि 10% या 1% अगर आप ले लें कि करेंसी में गिरावट नज़र आती है हमारी अगेंस्ट डॉलर, तो उसका 30 बेसिस पॉइंट एडिशनल इन्फ्लेशन भी आती है, और ये वाइस वर्सा भी होता है। यानी कि अगर ये 12-13% तक हमारी जो है गिरावट चली गई थी रुपये की अगेंस्ट डॉलर, और अभी 1-1.5% आज जो है इंप्रूवमेंट आई है, होपफुली ये ज़्यादा भी आए अगले आने वाले दिनों में, शॉर्ट टर्म है बट होना चाहिए। उसकी वजह से हमारे यहाँ 10% का जो है डेप्रिसिएशन अगर मैं ले लूँ तो तकरीबन 3% रफली जो है उसका इम्पैक्ट आएगा एडिशनल इन्फ्लेशन में। यानी कि महंगाई पिछले साल के मुकाबले में अगर 9% है तो 10 से 12% तक जा सकती है, और फूड इन्फ्लेशन डेफिनेटली उस पर 3% आगे अगर आप ऐड करें तो वो डबल डिजिट्स में दोबारा से जो है वो मिड लेवल पे जा सकती है, लेट्स से 14-15% पे। तो ये एक बड़ा खतरा है और इसको हमने हैंडल करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन में ट्रांसलेट अगर सब चीज़ें होंगी तो नेचुरली एक आम आदमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, और ऑफकोर्स जो हमारे ग्रोथ का टारगेट है वो जेपटाइज होगा। ग्रोथ इतनी आसानी से नहीं आप अचीव कर सकते जब आपकी कॉस्ट पूरी इकॉनमी बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया उसको आपने सुनी। दूसरी तरफ हुकूमत ने वादा किया था कि 90 रुपये की चीनी कर देंगे, और गुज़िश्ता 3 दिनों में 7 रुपये चीनी की कीमत बढ़ गई है। एक मिल कीमत 113 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। हिदायत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।